हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने मेंस एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं भी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, जिसका हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैंक अकाउंट्स और उनके टाइप्स के बारे में, कि आखिरकार कितने तरीके के होते हैं बैंक अकाउंट हमारे बैंक्स में, और सॉरी, और टाइप्स क्या क्या होते हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो देखो सबसे पहले होता है सेविंग अकाउंट, जो आप लोगों ने सबने सुना होगा। बेसिकली बैंक्स में ना एक अकाउंट, मतलब जो फेमस है ना, वो है कासा। ठीक है ना, कासा। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में भी इसकी सॉरी, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद बाकी सारे अकाउंट्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मल अकाउंट होता है, जिसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। सैलरी और वेजेस अकाउंट ये होता है। ठीक है ना, इसमें बैंक आप लोगों को एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ज़्यादातर आप लोगों के पास जो अकाउंट होगा ना, वो आप लोगों के पास सेविंग अकाउंट होगा, आपके आपके पेरेंट्स के पास। बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनके पास करंट अकाउंट देखने को मिलता है। आप लोगों के पास शायद करंट अकाउंट नहीं होगा, या आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड या बैंक सॉरी करंट अकाउंट होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही होता है भारत में। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक मिनिमम बैलेंस आप लोगों को रखना पड़ता है। लेकिन अभी बहुत सारी बैंक्स ने वो भी फैसिलिटी हटा दी है, आप लोग जीरो बैलेंस पे भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा बैंक अकाउंट होता है करंट अकाउंट। ये ज़्यादातर बिजनेसमैन, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग, लेकिन ज़्यादातर बिजनेसमैन को द्वारा खोला जाता है। लेकिन आज के समय में मतलब काफ़ी सारे आप लोग जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, या बाकी सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या बाकी जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो लोग भी करंट अकाउंट खोल लेते हैं, जिसमें आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है ना, बेसिकली देखो ये जो अकाउंट होता है ना, इसमें आप लोगों को पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप लोगों को एक बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें आप लोगों की एक लिमिट तय की जाती है अकॉर्डिंग टू योर बैंक स्टेटमेंट और काफ़ी सारी चीज़ों पर। मान लीजिए अब इसमें आप लोगों के 1 लाख रुपए लिमिट सेट कर दी गई है। तो ये कोई पैसा ऐसा नहीं है कि ये आपका पैसा है, ये बैंक का पैसा है, जो वो आप लोगों को एज अ लोन दे रही है, जिससे आप लोग अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं। और फिर बाद में इस पर बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और आपसे वो वसूल करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अगला है एफडी। एफडी आप लोग जानते होंगे, ये एक टर्म डिपॉजिट है। मतलब कुछ अमाउंट होता है, जैसे मान लो एक अमाउंट है, मैंने कहा ये है 5 लाख रुपए। ठीक है ना, और मेरे पास ये 5 लाख रुपए हैं, और मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। और मैंने कहा कि ये 3 साल के लिए कर दो। अब देखो 3 साल के लिए ना, तो बैंक के पास ये पैसा आ गया इकट्ठा। तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो हाई देगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो सेविंग अकाउंट में, अगर आपके में अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो बैंक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब मान लो आपके अकाउंट में 25 करोड़ रुपए पड़े हैं, मान लो, सपोज करो। ठीक है ना, और अगर मान लो कल को आप, मतलब बैंक कहे कि यार ये 25 करोड़ ना मैं किसी को लोन पे दे देता हूँ, और वहां से ना कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो कल ही और आज ही, जैसे मान लो आज है और आज ही आप लोग बैंक पहुंच गए, और वो आपने कहा कि नहीं मुझे तो मेरा पूरा का पूरा 25 करोड़ चाहिए, तो बैंक को वो पैसा आपको देना पड़ेगा। या मान लो आपने ऑनलाइन कहीं ट्रांसफर कर दिया, या पैसा फंड ट्रांसफर कर दिया, या कुछ भी किया, तो बैंक उस चीज़ में रोक नहीं सकता है आपको। तो इसलिए सेविंग अकाउंट में आप लोगों को जो इंटरेस्ट है वो लो मिलता है। लेकिन अगर मान लो एफडी में आपने 5 लाख डाल दिए या 25 करोड़ डाल दिए, तो वो पैसा बैंक के लिए एज अ असेट बन जाता है, कि हाँ भाई इसको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम चाहे कहीं इन्वेस्ट कर दें, चाहे किसी को लोन देते हैं, या कुछ और भी कर लें। ठीक है ना, हमें एक 3 साल के बाद ये पैसा रिटर्न करना है, तो हम दे देंगे। तो इसमें आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है, यही एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर आप लोग इसे बीच में तोड़ते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन कुछ तरीके एफडी ऐसी होती है, इसमें आप बीच में भी तोड़ सकते हो, तो उन पर पेनल्टी नहीं लगती है। तो ये मतलब कुछ कुछ अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है ना, मिनिमम 7 दिन की एफडी होती है, मिनिमम 7 दिन की एफडी होती है। ठीक है ना, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है रिकरिंग डिपॉजिट। देखो ये भी एक तरीके का ना फिक्स डिपॉजिट ही है, एफडी ही है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कि इसमें होता है आप लोगों का टर्म, सॉरी, इसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो पैसा है ना, वो रेगुलर इंटरवल पे बच जाता है। जैसे मान लो कि आपको 5 लाख रुपए का आप लोगों ने आरडी करा दिया, और आपने कहा कि ये पैसा मैं ना धीरे धीरे करके दूंगा। जैसे मान लो महीने का मैं 10,000 रुपये दिया करूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं ये पैसा दूंगा, महीने दर महीने दर महीने महीने महीने, इस तरीके से मैं ये पैसा देता जाऊंगा। ठीक है ना, और आप लोगों को जो पैसा है ना, वो एक्सपायरी पर ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई ही मिलता है, क्योंकि बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा हर महीने मिल रहा है, जिसको वो अपनी तरीके से यूज कर सकती है। ठीक है ना, ओके, तो इस पर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बेनिफिट मिल जाता है। ओके ठीक है, चलो यहाँ से शुरू होते हैं बाकी के अकाउंट, जो शायद आप लोगों ने कम ही सुने हुए। एक होता है इनएक्टिव अकाउंट। तो देखो इनएक्टिव अकाउंट ऐसा होता है कि अगर मान लो आपका कोई भी एक सेविंग बैंक अकाउंट है, या करंट अकाउंट है, या सेविंग अकाउंट है, उसे आप यूज नहीं कर रहे हो। मतलब आपने कहीं अकाउंट खुलवाया था, लेकिन उसे आप यूज नहीं कर रहे हो, कब तक, 12 महीने।
12 महीने मतलब 1 साल तक अगर आपने कोई भी अपना बैंक अकाउंट है जो यूज नहीं किया, देखो फिक्स डिपॉजिट तो वो पड़ा ही रहता है, फिक्स डिपॉजिट वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट है और या करंट अकाउंट है वो आप यूज नहीं कर रहे हो 12 महीने से, मतलब ना कोई ट्रांजेक्शन आया, ना पैसा आया, ना पैसा गया, कुछ नहीं किया आपने, ना कोई एंट्री करवाई, ना कुछ नहीं, तो इस अकाउंट को ना 12 महीने के बाद बैंक जो है वो इसे इनएक्टिव घोषित कर देती है कि अब ये इनएक्टिव हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी रिकवरी अगर आप लोग करवानी, कुछ नहीं करना, बैंक को एक रिटन एप्लीकेशन देना। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को, जो भी जॉइंट अकाउंट्स में मतलब अकाउंट होल्डर्स हैं, उन दोनों को वहां पर साइन करने पड़ेंगे, और सिंगल है तो सिंगल, आप लोगों को अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, मतलब अगर उसमें पैसे पड़े हुए हैं तो आपको कुछ वैसा और डालना पड़ेगा, 100 500 जो भी आप डाल देंगे, और आप लोगों के पास एक छोटी सी पेनल्टी लगती है, छोटी सी पेनल्टी लगती है, तो उसके बाद आपका अकाउंट चालू हो जाता है, ठीक है। अब डोरमेट अकाउंट क्या होता है, अब मान लो देखो 12 महीने तक आपने अकाउंट बंद रखा और आपने कुछ नहीं किया तो वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन अगर उस बात को और 12 महीने हो गए, यानी कि अगर 24 महीने हो गए, मतलब कि 2 साल अगर हो गए और आपने कुछ नहीं किया उसका, तो फिर वो अकाउंट डोरमेट कहलाता है, ठीक है। देखो अगर आपका इनएक्टिव अकाउंट हुआ है तो आपका जो अकाउंट में पैसा है ना वो आपके पास, सॉरी नहीं नहीं वो एक अलग चीज़, ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अकाउंट हो जाता है फिर डोरमेट, ठीक है ना, इसको बोला जाता है डोरमेट, ठीक है। अब डोरमेट की रिकवरी का भी सेम वही है कि आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन बैंक को देना है, केवाईसी डिटेल्स देनी है, और एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है आपका, ठीक है, सिंपल। चलो अब पढ़ते हैं आगे, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। तो देखो नॉस्ट्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है एक तरीके का, कि जो जैसे इंडियन बैंक होल्ड्स अ फॉरेन करेंसी इन फॉरेन बैंक, जैसे मान लो भारत जो है, इंडिया जो है ना रशिया से ऑयल खरीदता है, रशिया से ऑयल खरीदता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से पैसा जमा करके ट्रक में भर के भेज देते हैं रशिया के लिए कि ये लो पकड़ो पैसा, ऐसा तो है नहीं, हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जैसे मान लो भारत से हम एसबीआई से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और मान लो एक XYZ एक रशिया की बैंक है, तो एसबीआई ने अपना एक खाता इनके में बैंक अकाउंट में खुलवाया होगा, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो उसको बोला जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। सेम एज इन्होंने भी एक खाता भारत में एसबीआई में खुलवाया होगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एसबीआई का, ठीक है। तो इन्होंने भी खुलवाया होगा जिसको बोला जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, ये नॉस्ट्रो, ये वोस्ट्रो। तो भारत से जब पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो इधर कर दिया जाएगा, जब ये करेंगे तो ये इधर कर देंगे, ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो वही है कि दैट अ फॉरेन बैंक होल्ड्स अ फॉरेन करेंसी इन इंडियन बैंक, ठीक है ना, सिंपल, जस्ट सिंपल। एक एग्जांपल के साथ देखो, इमेजिन दैट अ पर्टिकुलर यूएसए बैंक wants to open an account in a particular Indian based bank that has the currency of INR, यानी इंडियन रुपीज में, देन दिस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट, सिंपल। अगर कोई फॉरेन बैंक भारत में अपना खाता खोलता है तो उसको लेता है वोस्ट्रो, और भारतीय बैंक कोई अगर विदेश वाली बैंक में खाता खोलता है तो उसको लेता है नोस्ट्रो, सिंपल। अब ये लोरो अकाउंट क्या होता है, ठीक है, लोरो अकाउंट क्या होता है। अब देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ हर एक बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट नहीं होता, हर एक बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान लो एसबीआई है एक बैंक, ठीक है, ये इंग्लिश छोड़ो, ये छोड़ो, ये क्या लिखा है मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल सी चीज समझो। देखो मान लो एसबीआई का सिटी यूनियन बैंक, सिटी बैंक में जो अमेरिका का एक बैंक है उसमें एक नोस्ट्रो अकाउंट है इनका, ये यहाँ पर एक मान लो नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है ना। अब मान लो एक बैंक है भारत में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब एसबीआई को जब पेमेंट करना होता है तो वो तो आसानी से कर लेते हैं और रिसीव भी कर लेते हैं क्योंकि इनके पास वॉस्ट्रो भी है, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो पीएनबी को एक एक पेमेंट है जो कि सिटी बैंक को करनी है, जो कि सिटी बैंक को करनी है, अब डायरेक्ट तो ये पेमेंट कर नहीं सकता है ना भाई, डायरेक्ट तो ये पेमेंट कर नहीं सकता है, लेकिन पीएनबी को ये पता है कि इसका एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट सिटी बैंक में है, तो ये एसबीआई के थ्रू, यानी एसबीआई का ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है ना इसके थ्रू सिटी बैंक को पेमेंट करेगा, तो ये एक थर्ड पार्टी हो गया, पीएनबी एक थर्ड पार्टी हो गया। तो पीएनबी के लिए ये एक लोरो अकाउंट है, ये जो नोस्ट्रो अकाउंट्स है वो इनके लिए एक लोरो अकाउंट है, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो दिस अकाउंट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट, जो मैंने आपको बताया, bilateral correspondence between the two given bank, the word vostro and the nostro are used, जो vostro और nostro दो यूज किए जाते हैं, that is the bank whose bank book whose book the account is maintained and the one who is maintaining the account, ठीक है, ये दोनों बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इन सच कंडीशन अ थर्ड बैंक अकाउंट, यानी कि जैसे पीएनबी विच इज टॉक्ड अबाउट अ लोरो अकाउंट, तो ये एक अकाउंट जो यूज कर रहा है वो लोरो अकाउंट है, सिंपल। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। एक आता है एनआरई अकाउंट, जिसे बोला जाता है नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल्स, मतलब कि वो लोग जो भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन भारत में अपना पैसा मतलब एक तरीके से डाल रहे हैं, ठीक है।
अपनी जो फॉरेन अर्निंग्स है वो भारत में डाल रहे हैं। जैसे मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मान लो आपके यहाँ से कोई विदेश चला गया, जैसे यूएई चला गया, दुबई चला गया, सॉरी दुबई एक शहर है, ठीक है, तो अगर मान लो यूएस चला गया तो वहां से वो पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए जो अकाउंट खोला जाता है वो होता है एनआरई अकाउंट्स, ठीक है ना, नॉन रेजिडेंस इंडियंस एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इन दोनों में फर्क क्या होता है ये समझो। एनआरआई वो लोग होते हैं जो भारत में पैदा हुए, भारत में पढ़े लिखे और फिर बाहर जाकर काम कर रहे हैं, या बाहर मतलब बाहर जाकर वो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वो लोग। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जो भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन मतलब भारत की नागरिकता नहीं है उनके पास, लेकिन वो लोग मतलब उनके ना पूर्वज, कोई दादा नाना चाचा ताया मामा जो भी रहा हो, कोई ना कोई भारतीय रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लोग बताऊं तो जैसे कि सुंदर पिचाई है, ठीक है ना, वो भारत में पैदा हुए, भारत में पले बड़े, भारत की नागरिकता, भारत में ही मतलब पढ़ाई लिखाई करी और फिर जाके गूगल में जॉब कर रहे हैं ये, ठीक है, तो वो एनआरआई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, ऋषि सुनक, ठीक है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भारत में पैदा नहीं हुए हैं, उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन हाँ उनके जो पूर्वज थे, उनके जो फैमिली के एंसेस्टर्स थे, उनके पास भारतीय नागरिकता थी और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। तो वो लोग इसमें अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये करंट अकाउंट कहलाता है और ये अकाउंट रुपीज़ में खुलता है, ठीक है ना, ये अकाउंट रुपीज़ में खुलता है। मतलब ऐसे मान लो, देखो रुपीज़ में ऐसे होता है कि जैसे मान लो मैं यूएस में हूँ, यूएस से मैंने अपना पैसा भेजा, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, तो मैंने तो डॉलर भेजा, लेकिन जब भारत में वो क्रेडिट होगा ना तो वो रुपीज में क्रेडिट होगा, सिंपल। चलो, एक होता है एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी, ये उन लोगों के लिए होता है जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, जैसे कि मतलब बाकी सारे जितने भी मतलब फॉरेनर्स हैं उनके लिए, मतलब जो भारतीय नहीं है या एनआरआई नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, उसके अलावा जितने भी भारतीय हैं वो लोग अगर भारत में अपना खाता खोलना चाहें अपनी फॉरेन अर्निंग्स को रखने के लिए, तो उन लोगों के लिए होता है। जैसे ओनली फॉरेन नेशनल्स हु आर नॉट बिलोंग टू इंडिया और इंडियन ओरिजिन आर परमिटेड टू ओपन एंड मेंटेन दिस अकाउंट, ये भी एक करंट अकाउंट होता है, ये भी अकाउंट रुपीज में खुलता है। लेकिन इनमें ना, इनमें इनमें हम लोग नेपाल और भूटान के लोगों को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनमें हम नेपाल और भूटान के लोगों को शामिल नहीं करते हैं। ये क्लॉज है जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, सिंपल। अच्छा, एफ सी एन आर ये अकाउंट क्या होता है, ये होता है नॉन रेजिडेंस अकाउंट। ये देखो, यही ये देखो ये क्या है, ये भी एक फॉरेन फॉरेन मतलब सिंपल सी बात है, ये जैसे मैंने आप लोगों को अकाउंट बताया कि ये अकाउंट रुपीज़ में होता है, ये वाला अकाउंट भी रुपीज़ में होता है। लेकिन अगर आप लोगों को मतलब अपनी फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट रखना है, मतलब वो रखना है, तो ये अकाउंट रखा जाता है एफसीएनआर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये अकाउंट लेकिन फिक्स डिपॉजिट में रहता है, मतलब ये एक एफडी टाइप में अकाउंट है जिसमें आप यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये 6 तरह की करेंसी हैं जो अभी भारत में एक्सेप्ट की जाती हैं, जिसके थ्रू आप लोग एफसीएनआर अकाउंट, आप नहीं फॉरेनर्स जितने भी हैं उन लोग एफ सी एन आर अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है ना, और वो लोग यहाँ पर एफ डी अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपने अकाउंट में डॉलर रख रखा है, नहीं, वो चीज़ अलाउ नहीं है। हाँ होगा डॉलर, लेकिन उसकी एफ डी आप लोगों को करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। और एफ डी भी कितनी, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 3 साल की हो सकती है। देखो, बोथ एनआरआई भी खोल सकते हैं और एनआरओ भी खोल सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। ओके, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं डीमेट अकाउंट। देखो, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आप लोग शेयर मार्केट या डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये एक डिजिटलाइज अकाउंट होता है, सॉरी डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है, जिसमें आप लोग के शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ईटीएफ्स, इनमें अगर आप लोग निवेश करते हैं तो वो आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग यहाँ पर स्टोर रहते हैं। मतलब पहले क्या होता था, फिजिकल पेपर्स यूज होते थे जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती थी, अब ये ऑनलाइन कर दिया गया, डिजिटलाइज कर दिया गया, तो उसे एक अकाउंट बना दिया गया, डीमेट अकाउंट। क्लियर। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, तो देखो एस्क्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है, जैसे मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, ए ने बी से माल खरीदा, बी ने ए से माल खरीदा। अब इसका एक, इसने पेमेंट किया, इसने भी पेमेंट किया, इसने मतलब इसने पेमेंट करना है, उसने रिसीव करना है। अब मुद्दा ये है कि इन दोनों को एक दूसरे पर अगर मान लो भरोसा नहीं है कि भाई इसने पैसा भेजा, मैं माल भेज दूं, पैसा भेजा नहीं भेजा, भाई ए को बी को माल सप्लाई करना है। अब बी को ये डर है कि भाई ये माल भेजेगा नहीं भेजेगा, और ये कह रहा है कि भाई पैसा दे दो, और मैं पैसा दे दूं अगर ये माल सप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है जिसमें होता क्या है, जैसे मान लो ए को माल भेजना है और बी को पैसा भेजना है, तो बी क्या करता है कि अपना पैसा यहाँ डाल देता है, एक बैंक अकाउंट बनाया जाता है, एक बैंक में अकाउंट खोला जाता है, एस्क्रो अकाउंट दोनों के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा खोला जाएगा एक एस्क्रो अकाउंट। इसमें क्या होता है कि भाई ये पैसा यहाँ पर डाल देगा, ठीक है ना, और इसका ये जो बैंक है वो इसको बता भी देगा कि हाँ भाई पैसा डाल दिया है इसने, सब चीज़ ठीक है, आप जो है वो माल की सप्लाई कर दो, और जैसे ही ये माल की सप्लाई इधर कर देगा तो ये बता देगा हाँ भाई माल आ गया, तो ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एक गारंटी के तौर पर खोला जाने वाला अकाउंट है जिससे कि डिस्प्यूट वगैरह नहीं होते हैं बिजनेसेस में। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नहीं आया तो कमेंट में बताना।
अगला है स्वीप अकाउंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो स्वीप अकाउंट एक अकाउंट होता है, देखो अकाउंट से ज़्यादा ना ये एक फैसिलिटी है जो बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपके अकाउंट में ना 1 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, 1 लाख रुपए हैं, और उसमें आपको इंटरेस्ट बहुत लो मिल रहा है, जैसे मान लो 3.5% मिल रहा है, लेकिन एफडी अगर आप लोग कराते हो तो उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट मान लो 7.5% मिल रहा है, सपोज दैट। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि यार मैं है ना एफडी करा देता हूँ, लेकिन एफडी में झंझट ये है कि मान लो अगर कल को आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप वो पैसा निकालोगे तो भाई फटाफट से एफडी टूट नहीं जाती, आपको थोड़ा सा झंझट है, पेनल्टी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बैंक ना आप लोगों को एक स्पेशल फैसिलिटी आजकल प्रोवाइड करवाता है जिसे बोला जाता है स्वीप फैसिलिटी। अब इसमें होता ये है कि देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने एक लिमिट तय कर दी, बैंक अकाउंट तय करता है, बैंक तय करता है और आप भी मिलकर तय करते हो। जैसे मान लो 50,000, आपने कहा कि मेरे सेविंग अकाउंट में ना एक सिर्फ 50,000 रुपये रहने चाहिए, और इससे ऊपर जितने भी मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, जब भी आ जाए, तो उसकी ना एफडी हो जाया करे। तो ये चीज़ आप लोग अगर करोगे तो वो होता है स्वीप अकाउंट। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम बाकी के अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।